मेरा बहुत ही दिल कर रहा था पड़ोस की बेटी के साथ वे सब कुछ करने का। उसका फिगर देखते ही मुझे कुछ होने लगता। मेरे अंदर के जज्बात जाग उठते, लेकिन मैं तड़पता रहता। मुझे उसके साथ करने का बहुत ही दिल कर रहा था। जब मैं उसे देखता तो मेरे दिल में तूफ़ान उठने लगता। लेकिन एक दिन मेरी नीयत ख़राब हो गई और उसके साथ ज़्यादती करने लगा। जब ज़बरदस्ती उसके साथ वे सब किया तो उसे खून बहने लगा। मैं डर ही गया था कि इसे अचानक क्या हो गया है, लेकिन फिर से उसके साथ किया तो मेरी चीखें निकल गई। उस लड़की में तो मेरा दिल बहुत कर रहा था, क्योंकि मैं पड़ोसी की जवान बेटी के साथ ज़्यादती की थी। मुझे डर था कि वे किसी को बोल न दे, पर कुछ देर बाद ही मालूम हुआ वो छत से कर मर गई है। मेरे अलावा उसके मरने की वजह कोई नहीं जानता था। मैं खौफ से हर रोज़ उसकी खबर पर जाता और उससे माफ़ी मांगता। जब एक दिन ख्वाब में उसे देखा, वो बोली, तुम जल्दी से मेरी खबर खोद दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। मैं आधी रात वहाँ गया और जल्दी जल्दी उसकी खबर खोदी, जो कि उसे बाहर निकाला। और मुझे उस मोहल्ले में आए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। मेरी गंदी सोच और गंदी नज़र की वजह से मोहल्ले की हर लड़की मुझे देखकर घबरा जाती। मेरी बीवी मेरी इस हरकत से बखूबी वाकिफ़ थी। उसके बावजूद भी वे खामोश रहती। वे जानती थी कि अगर इसने अपना मुंह खोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे शुरू से ही अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी तमाम लड़कियों में दिलचस्पी थी। हालांकि मेरी बीवी बहुत नेक और सुलझी हुई थी। इसमें सिर्फ ये खामी थी कि वे मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। इससे पहनने ओढ़ने का भी सलीका नहीं था। वे मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर मेरे साथ गुजारा कर रही थी। वो मेरे आराम का बहुत ही ख्याल रखती थी। इन सब के बावजूद भी वो मुझे एक आँख नहीं भाती थी। मैं उस पर बहुत ही जुल्म करता, वो मेरा हर जुल्म खामोशी से सह लेती। मेरी शादी को 6 साल गुजर चुके थे। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मेरी बीवी के यहाँ औलाद ना हुई तो मुझे अपनी बीवी से नफरत सी होने लगी थी। मैं उसे हमेशा ताने देता और कहता, तू बाज औरत है, तुमसे मुझे औलाद कभी भी नहीं मिल सकती। मैं इस पर इस कदर जुल्म करता कि जुल्म की इंतहा कर देता। बदले में अगर वह कुछ बोलने लगती तो मैं उसे ये कहकर खामोश कर देता कि अगर तुमने मेरे सामने ज़्यादा ज़बान खोली तो मैं अपनी ज़िंदगी से तुम्हें फारिग कर दूँगा। इसलिए वो इस डर की वजह से अपनी ज़िंदगी से बेदखल ना कर दूँ। मेरा हर जुल्म सहती रहती। शादी के शुरू में तो मैं जल्द घर लौटता था, क्योंकि तब मुझे अपने माँ बाप का डर था। माँ बाप के रोज़ रोज़ की रोक टोक से तंग आकर मैंने वे शहर छोड़ा और सियालेट कोर्ट में आकर आबाद हो गया। अब मुझे किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, बल्कि मुकम्मल आज़ादी थी। ये मेरा रोज़ का मामूली बन चुका था कि मैं आधी आधी रात घर लौटता। अगर मेरी बीवी मुझे जल्द घर लौटने के लिए कहती तो मैं उसे मारता फिरता। वह अपने ज़ख्मी बदन को सहला कर खामोश हो जाती। मैं बीवी को छोड़कर बाहर की औरतों के साथ ताल्लुकात बना के रखता था। जो भी मेरी कमाई और जमा पूंजी हुई थी, मैंने सब इन्हीं कामों में उड़ा दिया। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। एक शाम जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में अनवर साहिब, जो कि हमारे हमसाए थे, वो मिले थे। वो मुझे बोले, फ़ारूक साहब, मुझे अपने घर में बिजली का कुछ काम करवाना है, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लो। तो मैं अनवर साहब से बोला, अनवर साहब, आप जब कहेंगे मैं वक्त निकाल लूँगा। अगले दिन मैं काम करने के लिए अनवर साहब के घर गया तो घर में बहुत ही खामोशी थी। अनवर साहब भी घर में मौजूद नहीं थे। मेरे आवाज़ देने पर अनवर साहब की जवान बेटी बाहर आई। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे इस तरह देखने पर वे घबराई और वे जल्दी से अंदर चली गई। शायद उसे मेरा इस तरह देखना बहुत ही बुरा लगा था। अनवर साहब की बेटी को देखकर मेरे दिल में गुनाह करने की हसरत जागी थी। ये सोचे समझे बगैर कि मैं शादीशुदा हूँ, मगर बीवी की किसी को परवाह थी। मैं तो अपनी बीवी को जूते की नोक पर भी नहीं रखता था। उसकी मेरी अपनी बीवी को ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। अगर होती तो मैं यूँ बाहर ताक झाँक नहीं करता। और जब मैं वापस आया तो मेरा अच्छा मुंह देखकर मेरी बीवी बोली, क्या कोई बड़ी लॉटरी हाथ लग गई है जो इस कदर खुश है? मैं अजीब से लहजे में बोला, तुमसे मतलब, तुम अपने काम में काम रखा करो। वैसे भी तुम्हारे होते हुए ये मुमकिन नहीं कि मेरे हाथ कोई बड़ी लॉटरी लग जाए। तुम्हारी खुद की किस्मत तो ख़राब थी, तुमने आकर मेरी भी कर दी। मैं तो पछताता हूँ उस दिन के जब मेरी शादी तुमसे हुई थी। कुछ तो मेरी बीवी शक्ल सूरत की मामूली सी थी और उसकी सबसे बड़ी खामी औलाद का ना होना था। यही वजह थी कि जब भी मैं इसे देखता मेरा अच्छा मूड भला एकदम से ख़राब हो जाता।
मैं गुस्से से गर्म होता कमरे में चला जाता और कमरे में टहलते हुए सोचने लगा कि किस तरह मैं अनवर साहब की बेटी को अपने जाल में फंसाऊं, क्योंकि मैं ये शिकार किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसी वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ चुका था, क्योंकि अनवर साहब की बेटी ही थी इतनी खूबसूरत। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो उसका भी यही हाल होता जो कि उस वक्त मेरा था। वो लड़की मुकम्मल तौर पर मेरे हवास पर छाई हुई थी। उसका सराफ बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मौका पाकर अपनी प्यास ज़रूर बुझाऊं। अब तो मैं उसे देखने के बहाने ढूंढता। कुछ दिन बाद अनवर साहब फिर मुझे गली में मिले और काम के लिए बोला, तो मैंने कहा कि पहले मुझे दिखा दे कि कौन सा काम करवाना है, फिर मैं कल सामान लेता हुआ आऊँगा। तो अनवर साहब मुझे अपने घर ले गए। उस दिन मुझे अनवर साहब की बेटी नज़र नहीं आई। मेरी निगाहें उसे तलाश कर रही थी, मगर शायद वो घर पर नहीं थी। मैं घर जाकर अपनी बीवी से बोला, तुम हर वक्त घर में बंद क्यों रहती हो? कहीं आया जाया करो, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। तो वो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, आप तो कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। तो मैं बोला, आसपास के पड़ोस के साथ ताल्लुक़ बनाओ। ये साथ वाले अनवर साहब हैं, इनके घर आया जाया करो, तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा। तो जैसे ही मेरी बीवी मेरी तरफ मशकूर नज़रों से देखने लगी, मैं इनसे नज़रें चुराते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? मुझे लगा शायद वे मेरे इरादे जान चुकी है, क्योंकि वे मेरी तरबियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। वे जानती थी कि मैं बाहर की औरतों पर गंदी नज़र डालता हूँ। वे खामोश रही और कुछ न बोली और उठकर कमरे में चली गई। मैं भी बड़बड़ाया कि मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ। अगले दिन मैं काम करने के लिए अनवर साहब के घर गया, तभी मुझे वे लड़की नज़र आई। तब मैंने अनवर साहब से बातों ही बातों में पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। मैं बेटी दोनों बेटों से बड़ी है और वे लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वहीं पर हॉस्टल में रहती है। हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा घर का चक्कर लगा लेती है। माशाल्लाह से मेरी बेटी का ज़हीन बहुत ही अच्छा है, वह हर क्लास में टॉप करती है। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ही मायूस हुआ, क्योंकि मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चांस बहुत ही कम नज़र आ रहे थे। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बहुत बेचैन था। जब दिन में मैंने अनवर साहब के घर काम किया, उस दिन के बाद से मेरी अनवर साहब से बोलचाल काफ़ी बढ़ गई थी। मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता रहा कि वे अनवर साहब के घर जाया करे, इनसे मेल मिलाव रखे, लेकिन मेरी बीवी घर से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक दिन मैं अपनी बीवी से बोला, आज खाने पे खूब एहतराम करो, क्योंकि मैंने आज खाने पर अनवर साहब और उनकी फ़ैमिली की दावत दी है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई कमी हो। वे पहली दफ़ा हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए हर चीज़ अच्छे से तैयार करना। मेरी बीवी मेरे इस रवैये पर बहुत ही हैरान थी कि ये अचानक से मुझे क्या हो गया है, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी किसी को अपने घर दावत नहीं दी थी, बल्कि मैंने कभी भी अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के सामने आने तक नहीं दिया था। उस दिन मेरी बीवी ने भी खाने पर खूब सारे पकवान बनाए थे और अनवर साहब अपनी फ़ैमिली के साथ हमारे घर पर आए। दावत के बाद जब वे लोग जाने लगे तो अनवर साहब की बीवी ने मेरी बीवी को अपने घर आने के लिए कहा। अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वे कमरे में होगी। मैंने तमाम कमरे चेक किए, मगर वे मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। काफ़ी देर गुजरने के बाद मुझे अपनी बीवी बाहर से आती दिखाई दी, तो मैं उसकी तरफ लपका और जाते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। वे अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर हाथ रखे हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोला, कहाँ गई थी? तो किससे मिलकर आ रही हो? मेरी गैर मौजूदगी में तुम कहाँ कहाँ जाती हो? अगर किस से मिलती हो? मैं सिर्फ अपनी ही सुनाई जा रहा था। अपनी बीवी की मैंने एक न सुनी। जब मैंने हद ही कर दी तो वो बोली, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी, ना ही मैं आप जैसी हूँ कि घर से बाहर दूसरे मर्दों पर नज़र रखूँ। ये सुनने के बाद मैं आग बगूला हो गया और अपनी बीवी को कमरे में ले जाकर उसकी खूब धुलाई की। उसके जिस्म पर निशान पड़ गए और वह दर्द से कराने लगी। मुझे उसकी तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं, उसे तकलीफ़ देकर मुझे खुशी होती। मेरी बीवी ने मुझे बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी यह एक न सुनी। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे कहने पर साथ वाले हमसाये के घर गई थी।
लेकिन मुझे उसकी इतनी सी भी परवाह नहीं हुई कि मैंने एक बेकसूर अपनी बीवी को बहुत बेदर्दी से मारा था। इसके बावजूद भी उसने उफ़ तक नहीं किया, बल्कि वे मेरे हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही। अब ये मेरा हर दूसरे तीसरे दिन का मामूल बन गया चुका था कि मैं अनवर साहब के घर चक्कर लगाता। हम दोनों पड़ोसी आपस में बहुत ही बेतकल्लुफ़ हो गए थे। ईद उल अज़हा की छुट्टियों हुई तो अनवर साहब की बेटी हॉस्टल से घर आ गई। अब तो मेरा अनवर साहब के घर जाना आना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मेरी बीवी शायद मेरे इरादे को भाग गई थी, इसलिए एक दिन वो मुझसे बोली, फ़ारूक ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं आपके इरादे से बेखूबी वाकिफ़ हूँ। मैं अपने दोनों हाथों को मसलते हुए बोला, क्या इरादे हैं मेरे, और तुम क्या जानती हो? यही कि अनवर साहब की बेटी की वजह से ये सब कर रहे हैं आप। तो मैंने इससे बालों से पकड़ते हुए कहा, सब जानते भी हो तो गूंगी बन के गूंगी बन जाओ, क्योंकि अगर तुमने आने अपना मुंह खोला तो मैं ये मुंह दोबारा खोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। और मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है कि मेरे मामलों में दूर रहा करो। वो तकलीफ़ से कररा रही थी, मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। मैंने एक झटके से उसके बाल छोड़े तो वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। मैं बड़बड़ाया कि पता नहीं किस किस्म की ढीठ औरत हो। मैं जाने के लिए मुड़ा तो मेरी बीवी पीछे से बोली, मैं आपको किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैंने दोबारा से मारने के लिए हाथ उठाया कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बोला, जल्दी से अपना हाल दुरुस्त करो। इतना कहकर मैं खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने अनवर साहब की बेटी खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसने सलाम किया तो मैं उसे ही देख के जा रहा था। मेरी बीवी आई और बोली, आओ बेटा अंदर आओ। वो बोली, आंटी मम्मा ने ये बिरयानी भेजी है। मेरी बीवी ने उसे जल्दी से बर्तन पकड़े और बोली कि ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ और शाम होने वाली है। मुझे अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं जानता था कि मेरी बीवी ने मेरी मौजूदगी की वजह से उसे बैठने के लिए नहीं बोला। अगले दिन ईद थी। ईद वाले दिन शाम को मैं अपनी बीवी को लेकर अनवर साहब के घर गया। पहले तो मेरी बीवी ने जाने से साफ इनकार कर दिया, मगर जब मैंने उसे धमकी दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो वो फ़ौरन जाने के लिए राज़ी हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने उसे इस घर से निकाल दिया तो उसके रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। मैंने अपनी बीवी से जब भी कोई बात बनवानी थी तो यह हथियार इस्तेमाल करता था, जिससे वह फ़ौरन मेरी बात मान लेती थी। जब हम अनवर साहब के घर गए तो मेरी बीवी बहुत ही सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे खूब मारा हो। उसकी यह हालत देखकर अनवर साहब की बीवी बोली, नादिया तुम्हें क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है? तुम बहुत ही सहमी हुई लग रही हो। इससे पहले कि मेरी बीवी कुछ बोलती, मैं जल्दी से बोला, ये कभी बाहर नहीं निकली, शायद इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मेरी बीवी जो मेरी तरफ देख रही थी, मैंने उसे घूरा। कुछ देर बाद अनवर साहब की बेटी मशरूम लेकर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखा और ख़ुद सर्व करने लगी। जब उसने गिलास मुझे पकड़ाया तो मैंने उसके हाथ को छूते हुए शरबत का गिलास पकड़ा। वो एकदम से उछलकर पीछे हट गई। अनवर साहब बोले, बेटा क्या हुआ है? मैं जल्दी से बोला, कुछ नहीं अनवर साहब। बेटी से गिलास नीचे गिरने लगा था, वह तो मैंने संभाल लिया। मेरी इस हरकत के बाद हम लोग जितनी देर वहाँ रहे, अनवर साहब की बेटी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। शायद वो मुझसे डर गई थी। मुझे खुद पर बहुत ही गुस्सा आया कि मैंने यह हरकत क्यों की। अब शायद वे भी मेरे सामने ना आई। मैंने खुद ही अपने लिए काम मुश्किल कर दिया था। मैं जब भी उस लड़की को देखता तो जैसे मुझ पर शैतान हावी हो जाता। ईद उल अज़हा की तीसरा दिन था जब अचानक अनवर साहब के घर में कोहराम मच गया। उनके घर में रोने की आवाज़ में आने लगी और मैं तो अब मेरी बीवी भागते हुए अनवर साहब के घर गए कि पता नहीं क्यों उनके घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पूछने पर पता चला कि अनवर साहब की मां का इंतकाल हो गया है, जो कि मुल्तान में मुकीम थी, और अनवर साहब को अपनी जॉब की वजह से मजबूरन लाहौर आकर शिफ्ट होना पड़ा। हम लोग अनवर साहब की फ़ैमिली को दिलासा देते रहे। अनवर साहब मुझसे बोले, फ़ारूक क्योंकि मुल्तान का सफ़र बहुत ज़्यादा है और अगर बच्चे भी हमारे साथ गए तो उनकी तालीम का हर्ज होगा, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ कर जा रहा हूँ। आप लोग मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं बोला, अनवर साहब आप फ़िक्र ही ना करें, आकर हमसाए के काम आते हैं।
बस आप बेफ़िक्र होकर जाए, खुदा आपकी माँ की मग़फ़िरत फ़रमाए। हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। अनवर साहब और उनकी बीवी मुल्तान के लिए रवाना हो गई। मैं अपनी बीवी से बोला कि बच्चों का ख़ास ख्याल रखना, अब इन बच्चों की ज़िम्मेदारी हम पर है। जब तक वो लोग नहीं आ जाते मैं सुबह ही काम पर चला गया। काम से वापसी पर मैंने सोचा क्यों न अनवर साहब के घर का चक्कर लगा लिया जाए और उनके बच्चों की खैरियत मालूम कर ली जाए। आखिर को अनवर साहब अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी हम पर छोड़कर गए हैं। अभी मैं घर के अंदर दाखिल हुआ ही था कि मुझे अनवर साहब की बेटी की आवाज़ सुनाई दी, जो फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। आवाज़ डाइनिंग रूम से आ रही थी। मैं डाइनिंग रूम की तरफ गया तो वे टहल टहल कर किसी से बातें करने में मसरूफ़ थी। मैं अनवर साहब की बेटी को देखकर हट गया, और क्योंकि आज से पहले मैंने उसे भी इस रूप में नहीं देखा था। इतने टाइट जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, जो बड़ी मुश्किल से उसके जिस्म को साथ वो ढांचे हुई थी। खुले बाल और भरपूर मेकअप के बहुत ही हसीन लग रही थी। आज से पहले मैंने कभी भी उसे इस लिबास में नहीं देखा था। शायद ये हॉस्टल में रहने का असर था कि वे अपने माँ बाप के सामने तो शलवार कमीज़ में ढकी छुपी रहती थी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने आधे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। वे अपने लिबास से अलग लग रही थी कि वे किसी शरीफ घराने की बेटी है। जब मुझे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे तो लगा था कि वो बहुत ही नेक और आयादात लड़की है, लेकिन इस दिन वे मुझ पर सारे राज खुल गए। उस दिन उस लड़की को मुझसे ज़रा बराबर भी खौफ न आया। मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। घर आकर मैं अपनी बीवी से बोला, वह अनवर साहब की बेटी इस कदर सादा नज़र आती थी, ऐसा लगता था कि वे बहुत ही मासूम है, लेकिन वे जैसे नज़र आती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वे बहुत ही आवारा किस्म की लड़की है। मैंने फ़ोन पर उसे किसी से बात करते हुए सुना। शायद वो कोई लड़का था और वो बात कर रही थी। तो मेरी बीवी बोली, आपको इससे क्या, वो किसी से भी बात करे, वे जाने और उसके माँ बाप जाने, हमें क्या। मैं तो बोला, अनवर साहब अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी हम पर छोड़कर आ गए हैं। अनवर साहब को मुल्तान गए हुए 1 हफ़्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ़्ते में मैं अनवर साहब की बेटी की हकीकत जान चुका था। किसी तरह वे गैर मर्दों के सामने अपनी नुमाइश करती है, इतना गंदा और नाजब लिबास पहनती है कि मैं काम पर आता या जाता तो अक्सर उनके घर के सामने लड़के खड़े होते और अनवर की बेटी छत पर खड़ी इशारों से उनसे बातें करती। अब तो मुझ पर भी यह हकीकत खुल चुकी थी। मैं भी जान चुका था कि अनवर साहब की बेटी को फंसाना अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसलिए मैं मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले। इतवार वाले दिन मुझे मालूम हुआ कि अनवर साहब और उनकी बीवी मुल्तान से वापस आ रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि उनके आने से पहले मुझे अपना काम करना होगा। मेरी बीवी की कज़िन की शादी थी। अनवर साहब के बच्चे की वजह से मेरी बीवी मुझसे बोली, फ़ारूक, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन बच्चों को छोड़कर शादी में जाऊं। मैं बोला, तुम पागल हो गई हो, ऐसा मौका रोज़ थोड़ी आता है, और फिर उन्होंने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम जल्दी से अपने कपड़े तैयार कर लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने ज़बरदस्ती अपनी बीवी को शादी पर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि सिर्फ 1 ही दिन रह गया था। अनवर साहब लोगों को आने में अपनी बीवी को छोड़कर आने के बाद बड़े इत्मीनान से प्लान बनाने लगा कि किस तरह अनवर की बेटी को अपने जाल में फंसाऊं। अब मुझे किसी काम का खौफ और ख़तरा नहीं था, क्योंकि ना तो साहब लोग घर पर थे और ना ही मेरी बीवी। तो मैं बड़ा सब कुछ सोच रहा था। रात के वक्त मैं अपने सहन में लेटा हुआ था और मौके की तलाश में था, क्योंकि अक्सर अनवर साहब की बेरात के छत लड़की रात पर आती थी और आधी रात को वो फ़ोन पर बातें करती थी, और बातें भी बहुत ही वाहियात बातें होती थी। मैं कई दफ़ा उसकी बातें सुनी तो मैं बहुत ही हैरान होता था कि इतनी सी लड़की और बातें देखो कैसे टप टप करती है। लड़की के इंतज़ार में सारी रात गुजर चुकी थी। वो रात आखिरी पहर था। मुझे दीवार से एक साया नज़र आया तो मैं फ़ौरन उठकर छत की सीढ़ियाँ बुत करता हुआ छत पर चला गया। वह अपनी छत पर किसी से फ़ोन पर बातें करने लगी। मैं इस कदर मशगूल था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। मैं बहुत ही अपनी छत पर था, इसलिए दीवार फलांग करके अनवर साहब की छत पर चला गया। वे एकदम से पीछे मुड़ी। मुझे देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया और बोली, अंकल आप इस वक्त क्या चाहिए? मैं बोला, मुझे इस वक्त चाहिए कि तलब हो रही है, लेकिन मसला ये है कि मुझे चाय बनाना नहीं आती। क्या तुम मेरे घर जाकर मेरे लिए चाय बना सकती हो? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, जी ज़रूर। जब वो
चाय बनाने के लिए दूध लेने गई तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बोली, अंकल आप क्या कर रहे हैं? मैं बोला, वही जो तुम दूसरों के साथ करती हो। उसके मना करने के बावजूद भी मैंने उसकी इज्जत दागदार कर दी। वह बहुत ही बोझल कदम उठाती हुई अपने कमरे में चली गई। ऐसा करने के बाद मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। मेरा दिल तो बहुत आ रहा था। मुझे डर था कि कहीं वे किसी को बोल न दे। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था और अनवर साहब और उनकी बीवी सुबह 7 बजे पहुंच गए, मगर मैं इस डर से कहीं वे किसी को बोल न दे उनके घर न गया। कुछ देर बाद ही मालूम हुआ वो छत से गिरकर मर गई है। मेरे अलावा उसके मरने की वजह कोई नहीं जानता था। उस दिन मेरी बीवी भी शादी से वापस आ गई तो हम लोग उनके घर और ताज़िया के लिए गए और मुझ पर एक अजीब सी आप कपकपाती तारी थी। खौफ के मारे मेरी टांगें काँप रही थी। मेरी बीवी मेरी ऐसी हालत के बारे में बहुत ही परेशान थी। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था कि मैं खौफ से हर रोज़ उसकी कब्र पर जाता और उससे माफ़ी मांगता। एक दिन शाम के वक्त मैं उसकी कब्र पर गया और रो रो कर उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। जब मैं घर वापस आया तो मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मेरी बीवी के लाख पूछने पर भी मैंने उसे कुछ न बताया, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझसे बदकिरदार हो। मैं रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा। आधी रात का वक्त था जब मैं उन्हें उस लड़की के ख्वाब में देखा। वो बोली, तुम जल्दी से जाकर मेरी खबर खोद दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। मैं आधी रात वहाँ गया और जल्दी जल्दी उसकी खबर खोदी। जो ही उसे बाहर निकाला मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वहशत और खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर काँपने लगा। मैंने देखा कि उसके नाखून सब उंगलियां से जुदा थे। होठ ऐसे थे जैसे उबलता हुआ पानी उन पर डाला गया हो। उसकी वजह ये थी कि वह जलसा गई थी और उसके मुंह से बिच्छू निकल रहे थे। और ये सब देखने के बाद मेरी तो हिम्मत ही ना हो रही थी कि मैं मैयत को दोबारा कब्र में उतारता। मैंने डरते मैयत को दोबारा दफन कर दिया। मैयत को दफन करने के बाद मैं तेज़ कदम उठाता घर की तरफ बढ़ गया और खौफ के मारे मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैंने अनवर साहब को अपने घर बुलाया और उससे बोला, अनवर साहब आपकी बेटी बहुत बड़े अजाब में है, उसकी बख्श दे के लिए दुआ करे और दुआएं मग़फ़िरत करवाए। अनवर साहब रोते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी अजाब में है? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी मुझे ख्वाब में मिली थी। अगले ही दिन अनवर साहब ने ढेर सारा खाना खैरात किया और अपनी बेटी के लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाई। उसी रात अनवर साहब की बेटी मेरे ख्वाब में आई और बोली, तुम्हारी वजह से मेरा अज़ाब कुछ कम हो गया है और मैं पहले से सुकून में हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करवाई, जिससे मेरा अज़ाब कम कर दिया गया। ये अज़ाब मुझे इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं गैर मर्दों के सामने खुद की नुमाइश करती थी, बड़े बड़े नाखून और नेल पॉलिश लगाया करती थी, जिसकी वजह से यह अज़ाब मुझ पर नाजिल हुआ है। मैं एकदम से उठ बैठा। पसीने से मेरे कपड़े भीग चुके थे। ऐसा था जैसे मुझे किसी ने पानी से नहलाया हो। मेरी बीवी जो मेरे पहलू में लेटी हुई थी मेरी ऐसी हालत से घबरा गई और वो मेरे माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ़ करते हुए बोली, फ़ारूक आखिर बात क्या है? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं तो अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, नीदा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अनवर साहब की बेटी की इज़्ज़त दागदार कर दी। मुझे तुमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मैं शैतान के बहकावे में आकर ये गलती कर बैठा हूँ। मैंने अनवर साहब की बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसका लिबास और उसका फ़ैशन देखकर मैं बहक गया था, जिसकी वजह से मैं सहम वो कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं सज़ा का लादार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का तारा करूँगा और मुझसे जो सज़ा मिलेगी कबूल होगी। सुबह होते ही मैं नादिया से बोला, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत ही जुल्म किए हैं। नादिया बहुत बहते हुए आंसू के साथ बोली, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, खुदा के वास्ते आप मुझे छोड़कर मत जाए। नहीं नादिया, मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे अपने किए हुए जुल्म का बदला चुकाने जाना है। मेरा गुनाह इस कदर ज़्यादा है कि मैं उसका बोझ अपने कंधों पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर मैंने किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी
और मेरी वजह से ही उसकी मौत हुई है। अगर अनवर साहब को पता चला कि मैं उनकी बेटी का गुनहगार हूँ तो शायद वो मुझे जान से ही मारते। वो तो मुझ पर बहुत ही भरोसा करके अपने बच्चे मेरे हवाले करके गए थे। उनको क्या पता था कि मैं एक दरिंदा सिफत इंसान हूँ जिससे किसी की इज्जत की कोई पास भी नहीं। इसलिए मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। यही और मेरे और हम सबके हक़ में बेहतर होगा कि मैं अपने किए की सज़ा पाकर वापस आऊँ। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का तारा किया। अदालत ने मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जो मुझे बाखुशी कबूल थी। इस सज़ा से मेरे गुनाह कई गुना भारी थी। काफ़ी अरसे जेल में गुजारने के बाद मैं वहाँ से एक अच्छा इंसान बनकर निकला। मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह से वादा किया कि अब मैं भी गुनाह का तरफ माइल नहीं होगा, किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगा। आज मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ, जो कि मैंने अडॉप्ट की थी, खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हिदायत देकर सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दी है। मेरी बीवी ने भी मेरे पिछले तमाम जुर्म जो इनमें मैंने इसके साथ किए थे वो सब कुछ माफ़ कर दिए हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।